अब आते हैं दो साइंटिस्ट की बात करते हैं जो नीट 2020 का सवाल भी था, शॉर्टन एंड बॉवेरी। शॉर्टन एंड बॉवेरी, ये दो साइंटिस्ट। शॉर्टन एंड बॉवेरी ने बताया कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्विवेलेंट टू बिहेवियर ऑफ जीन। इन्होंने कहा कि जीन और क्रोमोसोम का बिहेवियर एक जैसा होता। कैसे? देखिए, बिहेवियर ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम इज इक्विवेलेंट। क्रोमोसोम और जीन दोनों का बिहेवियर सेम होता है। कैसे सेम होता है और क्यों होता है, उसका रीजन भी जानिए। मैंने सिंपली ऐसे आपको बना के दिखाया था। हमारे पास कितने क्रोमोसोम हैं? 46। कितने पेयर हैं? 23 पेयर हैं। तो ये मान लेते हैं पहला पेयर है क्रोमोसोम का। अगर ये पहला पेयर है तो ये क्रोमोसोम नंबर क्या कहलाएगा? 1। और ये वाला 1 ही कहलाएगा। ये भी, इन दोनों में अंतर क्या है? ये वाला हमें फादर से मिला है और ये वाला मदर से मिला है। फादर से मिला तो पैटर्नल और मदर से मिला तो मैटरनल। तो ये दोनों क्या हो गए? होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो मैंने कहा क्रोमोसोम और जीन का बिहेवियर सेम होता है। तो देखिए कैसे बिहेवियर सेम है। ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पेयर में पाए जाते हैं। इस पेयर को क्या कहते हैं? होमोलॉगस पेयर। होमोलॉगस पेयर। और जीन के पेयर को क्या कहते हैं? एलील पेयर। तो जीन भी पेयर में है और क्रोमोसोम भी पेयर में। पहली चीज हो गई सेम, कि दोनों जोड़े में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम होमोलॉगस पेयर में और जो जीन होते हैं ये एलीलिक पेयर में पाए जाते हैं। एलीलिक पेयर। इतनी बात क्लियर है और दोनों चीजें आप सीख चुके हैं। अब ये एलील एक्चुअली पाए कहां पर जाते हैं, इसको भी जरा इस फिगर में समझने की कोशिश करिए। अगर आपसे सिंपली सवाल पूछा जाए कि जीन कहां पाए जाते हैं तो आप क्या बताएंगे? जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। और जीन की दो फॉर्म होती जिन्हें हम कहते हैं एलील। तो एलील अब कहां पे हैं? अगर मैं यहां पे दिखाऊं कि ये एक एलील है कैपिटल टी, ठीक है, तो इसका जो होमोलॉगस है यहां पर भी एलील होगा। अब ये एलील कैपिटल टी हो सकता है या स्मॉल टी हो सकता है। अगर कैपिटल टी तो ये ऑर्गेनिज्म कैसा होगा? टॉल। अगर एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है तो टॉल, और दोनों स्मॉल टी हो गए तो डॉर्फ हो गए। इसीलिए हमेशा हम जीनोटाइप को जब लिखते थे तो ऐसे लिखते थे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, क्योंकि अगर कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो वहां पर एक जीन की दो कॉपीज होंगी। और ये कॉपीज कहां पे होंगी? एक ही क्रोमोसोम पे या होमोलॉगस पे? होमोलॉगस पे। एक जीन के जो दो एलील होते हैं वो होमोलॉगस क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। अच्छा, एक चीज ये भी है, ऐसा नहीं होगा कि कैपिटल टी इस क्रोमोसोम पे यहां पे है और दूसरे वाले पे यहां पे हो। कहां पे होगा? एकदम आमने सामने। आमने सामने को कहते हैं होमोलॉगस साइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जो एलील्स होते हैं ये कहां पर लोकेटेड होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? होमोलॉगस साइट ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम की होमोलॉगस साइट पर पाए जाते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूं कि एलील्स आर प्रेजेंट ऑन होमोलॉगस साइट ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि दोनों ही जोड़े में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम का जोड़ा क्या कहलाता है? होमोलॉगस पेयर। और एलील का जोड़ा एलीलिक पेयर कहलाता है। तो एक सिमिलरिटी हो गई जोड़े में पाए जाना। दूसरी सिमिलरिटी, जब गैमीट बनते हैं तो गैमीट बनने पर ये एलील अलग होते हैं या क्रोमोसोम? हाँ, एलील अलग हो गया, क्रोमोसोम दोनों अलग हो जाएंगे।
अच्छा, आप कह रहे हो कि एलील अलग होता है, चलो इतना हमने मान लिया। अगर एलील अलग हो रहा है तो एलील यहां से निकल थोड़ी जाएगा। एलील अलग होने का मतलब ये अलग जा रहा है और ये अलग जा रहा है, और एलील है कहां पे? क्रोमोसोम पे। तो अगर एलील अलग हो रहा है मतलब क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं, और क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं मतलब एलील अलग हो रहे हैं। और ये दोनों क्रोमोसोम कब अलग होंगे? एनाफेज 1 में। एनाफेज 1 में ये दोनों क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे जाएंगे, ऐसे, ठीक, अपोजिट पोल पे गए। और अपोजिट पोल पे गए तो एक एलील इस पोल पे आ गया, दूसरा एलील इस पोल पे, एक क्रोमोसोम इस पोल पे, दूसरा इस पोल पे। तो क्रोमोसोम और जीन का बिहेवियर एक जैसा क्यों है? क्योंकि जीन क्रोमोसोम के ऊपर ही है। तो जो जो बिहेवियर क्रोमोसोम शो करेगा वही बिहेवियर जीन शो करेगा, ऑब्वियस है। भाई हम कहते हैं डिसजंक्शन में होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग हुए, लेकिन और कौन अलग हुआ? एलील भी अलग हो गए ना। जिनके जो दो एलील हैं वो भी अलग, इसीलिए दोनों का बिहेवियर सेम है। तो ये अलग हो गए मतलब आप कहेंगे सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन, दोनों में सेग्रीगेशन की प्रॉपर्टी अलग होने की प्रॉपर्टी है। होमोलॉगस क्रोमोसोम भी सेग्रीगेट होते और इस सेग्रीगेशन को हमने क्या कहा था? डिसजंक्शन कहा था। क्रोमोसोम का अलग होना डिसजंक्शन और एलील का अलग होना सेग्रीगेशन। तो दोनों में अलग होने की प्रॉपर्टी, दो चीजें समझ में आई, दोनों ही पेयर में है। क्रोमोसोम का पेयर होमोलॉगस पेयर और जीन का पेयर एलील पेयर, दोनों में ही सेग्रीगेशन होता है। कब? एनाफेज 1 में सेग्रीगेशन होगा, और इस सेग्रीगेशन होने की वजह से ही एक गैमीट में केवल एक क्रोमोसोम जाएगा, और इसीलिए एक गैमीट में केवल एक एलील जाएगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट पोल पे चले गए। अब जब साइटोकाइनेसिस होगी तो दोनों के बीच दीवार बन जाएगी और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसीलिए हमेशा जब गैमीट बनाते थे तो एक गैमीट में दो एलील में से केवल एक को ही रखते थे, यही वो रीजन था। क्योंकि गैमीट फॉर्मेशन के समय जब आप मियोसिस पढ़ते हैं एनाफेज 1 तो सेग्रीगेशन या डिसजंक्शन हो जाता है। ये दूसरी चीज हो गई जो कॉमन है। तीसरी चीज जो अभी अभी आपने पढ़ी, दैट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपने किसका पढ़ा? नहीं, डायहाइब्रिड प्रोसेस में किसका पढ़ा? एलील्स का। लेकिन एलील कहां पे हैं? क्रोमोसोम पे। तो अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एलील का हो रहा है मतलब क्रोमोसोम का भी होगा। मतलब जो जो काम क्रोमोसोम करेगा वही वही एलील करेगा, जो एलील करेगा वो क्रोमोसोम करेगा। तो तीन प्रॉपर्टी दोनों में कॉमन निकल के आई। कौन सा? दोनों पेयर में पाए जाते हैं, दोनों सेग्रीगेशन करते हैं, दोनों में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। तो ये कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। यही बात साटन एंड बावेरी ने समझाई कि क्रोमोसोम और जीन का जो बिहेवियर होता है वो सेम होता है। तीन बातों से इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया। अब इसी आधार पे ये सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद साटन एंड बावेरी ने एक थ्योरी दी जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। नीट 2020 का सवाल था ये, इस बार पूछा गया था कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस was given by Sarton and Boveri। साटन एंड बॉवेरी के द्वारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया गया नीट 2020। अब इस लाइन को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, व्हाट इज इनहेरिटेंस? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। अब मुझे ये बताओ, कहां तक सवाल पहुंचा था पीछे? मेंडल के अनुसार इनहेरिटेंस का कारण क्या था? फैक्टर। यस, मेंडल ने कहा था कि फैक्टर इनहेरिटेंस का कारण। उनसे पूछा गया कि पेरेंट के कैरेक्टर को बच्चों में कौन लेके जाता, तो उन्होंने कहा फैक्टर, जिनको आज हम क्या कहते हैं? जीन। और अगर साटन बावेरी से आप पूछें इनहेरिटेंस का कारण क्या है तो क्या बताएंगे? क्रोमोसोम। तो कौन सही है, मेंडल या साटन एंड बावेरी? दोनों सही हैं। दोनों सही है ना, क्योंकि जो मेंडल ने फैक्टर बताया जिनको आज जीन कहते हैं, वो जीन कहां पे हैं? क्रोमोसोम पे। तो जब पेरेंट से हमें अपने मम्मी पापा से क्रोमोसोम मिले हैं या जीन मिले हैं? दोनों मिले हैं।
हमारे पेरेंट ने हमें कितने क्रोमोसोम दिए? 46। और कितने जीन दिए? 30,000। उन 46 क्रोमोसोम पे 30,000 जीन दिए। तो इनहेरिटेंस का कारण मेंडल ने फैक्टर को बताया और साटन एंड बॉवेरी ने क्रोमोसोम को बताया, और दोनों की बातें सही हैं, क्योंकि एक लाइन लिखी है कि बिहेवियर ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम इज सेम। दोनों का बिहेवियर सेम है। तो ये जो जीन लिखा है ये किसके रिस्पेक्ट में? मेंडल के रिस्पेक्ट में। और जो क्रोमोसोम लिखा है ये साटन एंड बॉवेरी के रिस्पेक्ट में। तो दोनों की बातें सही, बस शब्द अलग हैं। मेंडल कह रहे हैं कि फैक्टर इनहेरिटेंस की यूनिट है, और साटन एंड बॉवेरी कह रहे हैं कि इनहेरिटेंस का कारण क्रोमोसोम है, और दोनों ही सही है क्योंकि जीन आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। ये इन्होंने थ्योरी दी। अब इसको प्रूफ किया किसने? मॉर्गन ने। टीएच मॉर्गन ने इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूफ किया। तो इसको कैसे पूछा जाएगा? इसका सवाल ऐसे आएगा, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अगर ये सवाल आता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो आपका आंसर हो जाएगा थॉमस हंट मॉर्गन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। पहले मैंने बताया था आपको। तो ये दो सवाल हैं, थोड़ा सा ध्यान नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा। दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगर एग्जाम में ऐसे पूछा गया कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय साटन एंड बॉवेरी, अगर पूछा गया एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय टीएच मॉर्गन। दोनों बड़े सवाल हैं। ये नीट 2020 में पूछा गया और ये भी पूछा जा चुका है कई बार आपके नीट में।